गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हो? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हमको उम्मीद है कि आप लोग सभी बच्चे जो है एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप लोग 100% लाएंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग क्लास 10 कार्बन कंपाउंड्स का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज देख रहे हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर 10। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक छोटा सा चीज हम बताना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जो 2 घंटे 1 घंटे आधा घंटा में जो है कार्बन कंपाउंड्स लाइट चैप्टर को खत्म कर देते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता कि वो पढ़ाते क्या हैं। अरे आधे घंटे में तो कार्बन कंपाउंड्स का जो है खाली सब टॉपिक बताने में लग जाएगा। तो आप सोचो कि क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब आप जाकर एग्जाम में बस खाली बैठे रह सकते हैं। तो पढ़िए, इतने ढंग से इस तरीके से पढ़िए कि जो है आप चीजों को एग्जाम में समझ सके, लिख सके और इन फ्यूचर में भी आपको वो काम में आए। आप किसी तरह का प्रिपरेशन करोगे, 10 क्लास का बेस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना बेस के परपेंडिकुलर नहीं खड़ा होता, बिना बेस के परपेंडिकुलर नहीं खड़ा होता है और नहीं तो हाइपोटेन्यूज से सड़क के नीचे चला जाएंगे। बिना बेस के परपेंडिकुलर नहीं खड़ा होता है और नहीं तो पता चला दाएं से आप हाइपोटेन्यूज के सहारे सड़क के नीचे चले आएंगे। ये चीज हमारी आप बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग आज टॉपिक 10 बनाने वाले हैं। अभी टॉपिक 13 14 तक इस चैप्टर में बनेगा और हर टॉपिक हम लोगों का 50 45 और 56 और 1 घंटे का है। तो कम से कम 12-14 घंटा लग रहा है इस चैप्टर को पढ़ाने में। इसका मतलब हम लोग इस चैप्टर में मजाक नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप इस चीजों को ध्यान दीजिए कि यदि आपके साथ मजाक हो रहा है या आप खुद मजाक मत करिए, चैप्टर को सीरियस वे में लीजिए। तो आज चलो इसी बात के साथ हम लोग क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। चलिए, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, कौन सा टॉपिक है? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, आपको यह पता है कि आपके क्लास 10 के सिलेबस में जो कार्बन कंपाउंड्स दिया है उसमें आपको 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको इथेनॉल जो कि अल्कोहल ग्रुप है और दूसरा आपको पढ़ना है एथेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एथेनोइक एसिड के बारे में आपको डिटेल्ड वे में, इन दोनों के बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ना है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन्हीं दोनों के बारे में आपको सब कुछ डिटेल्ड में पढ़ना है। तो इसी के बारे में हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए और देखा जाए। सबसे पहले बात हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या लिखेंगे? इट बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली। इट बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली। ये कौन से फैमिली को बिलोंग कर रहा है? अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है। समझ रहे ना, अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के। अच्छा, दूसरा चीज क्या होगा कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1 और OH। ठीक, प्लस OH हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C2, इच का मतलब 2, तो C2H5OH हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 1 2, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से छेका कर देंगे, हाइड्रोजन से छेक देंगे, यहाँ भी छेकेंगे और यहाँ पर बना देंगे OH। ठीक, इसका यदि हम लोग कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? CH3 CH3 CH2 और OH। याद है? CH3 CH2 OH। ठीक, जो बच्चे ये चीजों को नहीं समझ में आ रहे, पिछले सारे टॉपिक्स में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक चेक करो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पॉइंट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। EDS मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे कि लड्डू बांट देते थे। चलो लड्डू भी एक बांट के हम आपको दिखा देते हैं। ये 2 लड्डू हो गया यहाँ, ये 2 लड्डू यहाँ, ये 2 सब जगह 2 लड्डू बनाते थे, एक बॉन्ड के लिए 2 लड्डू, ये भी हो गया। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होता था? तो इथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल हो गया। अब इसका बात हो गया कि IUPAC नेमिंग क्या होता है। तो इसका IUPAC नेमिंग क्या होता था? याद है? इथेन में से E को क्या करते थे? हटाते थे और प्लस OL जोड़ते थे, तो ये बन गया इथेनॉल। इथेनॉल बन गया। इतना तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी। अब इसके बारे में और चीजों को हम लोग जानते हैं। पहले इतना आप लोग नोट कर लो। चलिए, इतना नोट कर लिए, वेरी गुड। अब आगे देखो,
इथेनॉल मतलब अल्कोहल जो है इज prepared by the fermentation of, fermentation क्या होता है अभी हम बताते हैं, is the fermentation by the process of fermentation of molasses, स्पेलिंग मिस्टेक है, molasses होता है ना, MOLASSES, molasses which are obtained from sugar cane juice, ठीक, which are obtained from sugarcane juice, which are obtained from sugarcane juice, sugarcane juice से ये obtained होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करके देखो लिख सकते हैं, शुगर, ठीक है, शुगर का मतलब शुगर से क्या बनेगा, मोलेसेस बनेगा, मोलेसेस, और इसमें जब ईस्ट आके मिलता है तो ये बनता है अल्कोहल। अब बात ये है कि ये सब होता क्या है, अल्कोहल का मतलब यहां पर मेनली क्या बनेगा, इथेनॉल। अब यहां पर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर शुगर का मतलब क्या, शुगर केन जूसी नहीं, जूस। अब बात ये होता है कि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर फर्मेंटेशन क्या होता है। अच्छा, अब यही चीज देखो, अभी हम बता रहे थे कि बहुत सारे वीडियोस में क्या होगा, डायरेक्ट इक्वेशन बता दिया, काम खत्म। फर्मेंटेशन तुम समझ ही नहीं पाए, मोलेसेस क्या होता है पता ही नहीं, ईस्ट क्या है पता ही नहीं चला तुमको, और पता चला तुम समझ लिए कि इथेनॉल बनता कैसे है। तो ये सारी चीजें से आपको कंफ्यूजन रह ही जाएगा दिमाग में। फर्मेंटेशन क्या मतलब समझ लो, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी भी चीज को सड़ाया जाता है। ध्यान देना, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी भी चीज को सड़ाया जाता है लेकिन वो खराब नहीं होगा, ये ध्यान देना। फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एनीथिंग, एनारोबिक, AEROBIC, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एनी substances without destroying it, and forms new substances, forming new useful substances, ठीक है, forming useful substances। जैसे देखो अभी हम बताते हैं आपको यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे दही है, दूध है, दूध को हम लोग क्या करते हैं, दही बना देते हैं। तो क्या दही खराब चीज है, दही तो अच्छा चीज है, यूज में आता है काम में, तो इसका मतलब फर्मेंटेशन कर रहा है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड क्या करता है, अब ब्रेड कैसे बनता है तुम समझ लो, जैसे फ्लोर है, आटा है, मैदा है, मान लो, ठीक है, मैदा है, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या किए, मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाशिंग सोडा CaCO3 सब इसे मिला देते हैं, मतलब ऐसे समझ लो ना, इसमें बेकिंग सोडा मिला दी, बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है कि ये बेकिंग सोडा क्या करता है कि CO2 को रिलीज करता है। अब ये CO2 क्या करता है कि अपने अगल बगल से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को ले आता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो चीज होता है जो किसी के केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आ गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को देख के अगल बगल से घींचने उचने किसी खाने उने को, अब इस तरह से प्रोसेस से क्या करता है, ये इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब कि ये मैदा जो है कहीं ना कहीं अब आपको बन जाएगा वो छोला भटूरा बनाने के काम में। तो छोला भटूरा भी बनाया जाता है तो देखोगे मैदा को काफी देर तक फुला कर रख दिया जाता है, इडली बनाया जाता है तो काफी देर तक फुला कर रख दिया जाता है, ब्रेड भी बनता है तो इसी तरह होता है। तो ये पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का है। इसके बारे में ना हम लोग आप लोगों को एक अलग से वीडियोस बना के आपको हम बता देंगे, क्योंकि अभी इसको बताने में बहुत ज्यादा फिर डिटेल्ड में समझना आना पड़ेगा हमको। तो फ्लोर से मैदा से बेकिंग सोडा मिला कर जो बनाते हैं तो वही प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन में किसी चीज को डिकम्पोज तो करते हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय किए बिना एक नया सब्सटेंसेस बना देता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। एनारोबिक क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लेस ऑक्सीजन होगा, लेस ऑक्सीजन। नहीं तो ज्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, सब खा पका के भाग जाएगा। ठीक, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। हम बता दे रहे हैं, आप सुन लो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है और द नेचुरल कैटलिस्ट इज व्हिच स्पीड्स अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट या विदाउट रिएक्टिंग विद इट।
तो ईस्ट है, इसका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का एग्जांपल अभी हम बता दे रहे हैं आपको। ईस्ट होता है YEST ईस्ट होता है, माउल्ड होता है MOULD माउल्ड होता है, इंटरवेस होता है INTERVAS इंटरवेस होता है, जाइमेस होता है ZYMAS, ये सारे चीज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। उसके बारे में कभी नया एक अलग से वीडियो बना देंगे हम। तो इतना आप समझ गए, इससे आपको बनता है इथेनॉल। अब बात ये होता है कि सर इसका रिएक्शन कैसे लिखें, तो रिएक्शन हम लिख के दिखा दें आपको, तो बताते हैं। चलिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लो आप। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल देखोगे तो इसका सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको नोट करो तो हम बताते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, ये नहीं कि रूम में बैठे हैं वो वाला टेम्परेचर। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर हो गया पहला। दूसरा चीज, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सारी चीजें थोड़ा बताना पड़ रहा है हमको। इट इज मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 150, मेल्टिंग पॉइंट इज 156 केल्विन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन। एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 351, बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन, ठीक है। तो ये सब आप लोग थोड़ा समझ लेंगे। और तीसरा दिया हुआ इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों वाटर में हो जाता है सॉल्युबल, इसको भी आप समझो। बिकॉज ये पानी में घुल क्यों जाता है, ऐसा क्यों है कि ये पानी में घुल जाता है? बिकॉज इट हैज the ability of forming the hydrogen bonds, because it has the ability of forming the hydrogen bonds with the water. ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और जो भी चीज हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना लेगा वो पानी में घुल जाता है, ठीक है, सॉल्युबल। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बॉन्ड्स देखो कई तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बहुत तरह का बॉन्ड होता है, वो आपको क्लास 11 में हम बताएंगे। तो ये आप लोग समझ गए इसका प्रॉपर्टीज का कुछ, और भी इसके बाद इसका हम लोग केमिकल रिएक्शंस देते हैं, ये सब इसका मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज था, इसको नोट करेंगे आप। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे ऑफ इथेनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रिएक्शंस कैसे देखेंगे ये आप देखो। जैसे कि इथेनॉल है, तो इथेनॉल के साथ आपको सोडियम के साथ रिएक्शन करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH प्लस Na करेंगे तो क्या बनेगा? तो आप इसको ऐसे करके रिएक्शन करो। देखो C2H5O को ले लो यहाँ, और ये ले लो, और हाइड्रोजन को बोल दो भागो भैया, C2H5O माइनस Na प्लस, और प्लस हाइड्रोजन हो गया H2 बाहर, तो हाइड्रोजन गैस हो गया बाहर, मतलब हाइड्रोजन गैस के लाइफ में आ गया बाहर, ये आउट हो गया, आउट, बाहर निकल गया। समझ गए? अब इसका बात ये हो गया कि इसका सर नाम क्या लिखे, तो बहुत आसान है, सोडियम, ये लिख लो। Na मतलब यहां देखो O को माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, माइनस। Na पे प्लस क्यों लगाए हैं? क्योंकि मेटल है, ऑक्सीजन माइनस, नॉन मेटल है, सोडियम में मेटल है, इसलिए प्लस लगाएंगे। इसका नाम लिखेंगे सोडियम इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ETH, इथो ऑक्साइड का स्पेलिंग थोड़ा सा भैया चेक करना होगा, सोडियम इथो ऑक्साइड, इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया सोडियम इथो ऑक्साइड। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का तुम नाम लिख दो, मान लो C4H9OH दे दिया, तो ये हो गया बुटेनॉल। तो बुटेनॉल का तुम यदि मान लो सोडियम से रिएक्शन करोगे तो फिर वही चीज आएगा बाहर, फिर ये यहां से यहां तक फिर क्या करेगा ये,
फिर ये क्या करेगा, यहां से यहां तक अपने साथ ले लेगा, इसको अपने साथ ले लेगा और इसको हाइड्रोजन को बोलेगा भैया आप भाग जाओ यहां से, हाइड्रोजन को भगा देगा। तो ये क्या रिएक्शन होगा, C4H9O माइनस Na प्लस 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 H2 जो है फिर उड़ जाएगा आउट, H2 जो है आउट। अब इसका क्या नाम लिखेंगे, सोडियम, ये था HN तो ईथ ऑक्साइड था, तो ये बूट है तो क्या लिखेंगे, बुटॉक्साइड, बुटॉक्साइड, सोडियम बुटॉक्साइड। इसी तरह से मान लो आपको यदि हेक्सानॉल का कह दे, हेक्सानॉल का यदि आपको सोडियम के साथ रिएक्शन कर दे तो यहां पर आप हमको क्या बनेगा, ये कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत आसान, कोई भी आपको लर्न नहीं करना है, यहां से यहां तक ले लीजिए, हाइड्रोजन को बोल लीजिए बाहर, इसमें भी यही ले लीजिए हाइड्रोजन बाहर, इस तरह जिसमें भी कहेगा आप इस तरह से किसी भी अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद आप समझिए डिहाइड्रेशन, इसको नोट कर लीजिए। अब आप समझिए डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल पढ़ना है हम लोग को, डिहाइड्रेशन ऑफ, हाँ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल दिया है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिख लेंगे इथेनॉल, इथेनॉल लिख लेंगे। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, इथेनॉल, इथेनॉल लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिला दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिला दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को मिला देंगे तो यहां पर जो बनेगा गैस बनेगा इथिन प्लस वाटर, इथिन प्लस वाटर बाहर हो जाएगा, समझ गए, इथिन प्लस वाटर। अब इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में मान लो तुम H2SO4 को ले लो, सबसे बेस्ट डिहाइड्रेटिंग डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट ले ले, हाँ डाइल्यूट ले लो, डाइल्यूट के कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, डाइल्यूट लेंगे तो काम ही नहीं चल पाएगा। कौन सा एसिड लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके इसको हीट कर दो, समझ गए, इथेनॉल ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो और उसको हीट कर दो तो क्या बनेगा कंपाउंड इथेन, C2H4 प्लस H2O। कैसे हुआ ये भी समझ लो, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2OH, यही ना होता है, ये हो गया CH3CH2OH। अब इसमें क्या किए थे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ले रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लेके क्या किए, इसको हम लोग हीट कर दिए, यही ना किए, हीट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लेके हम लोग हीट कर दिए। तो हीट करने के बाद क्या हुआ, यहां पर क्या बनेगा, हीट करने के बाद बनेगा, यहां हीट कर देंगे तो क्या होगा, H2O होगा, मतलब ये वाला H को मान लो ये अपने साथ ले लिया, यही वाला H को मान लो अपने साथ ले लिया, चाहे इस H2O को ले लो, तो H2O को तुम यहां बाहर कर दो। अब क्या इतना बचा, ये खत्म, 1 2 3 4, तो C2H4, C2 क्या बना, C2H4, तो C2H4 प्लस H2O, तो ये क्या बन गया, ईथेन गैस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे, ये 2 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां, ये बन गया स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से आपको किसी भी गैस का, यदि किसी भी अल्कोहल का कह दे, मान लो इसी तरह से आप हमको बुटेनॉल का बना के बताओ तो कमेंट बॉक्स में, बुटेनॉल का आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या बनेगा, बुटेनॉल क्या बनेगा, बुटीन बनेगा, और कैसे बनेगा वो कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो जल्दी से नोट करो इसको आप लोग और जल्दी से बनाओ, कमेंट करके बुटेनॉल का बनाओ। कोई भी रिएक्शन आपको लर्न नहीं करना है, स्ट्रक्चर बना लिए, एक इसमें से हाइड्रोजन को निकाल कर वाटर को जोड़ दीजिए और बाकी 1 2 3 4 बच गया तो लिख दिए। चलिए नोट करिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद और एक चीज आपको हम बताते हैं, यूजेस ऑफ इथेनॉल, यूजेस ऑफ इथेनॉल, ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो पहला नंबर जैसे पॉइंट्स बताया है कि इट इज यूज्ड एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, इट इज यूज्ड एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, active ingredients in all alcoholic drinks, जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनता है, मतलब जितना भी शराब बनता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और ये सिरप में भी यूज होता है, ठीक है, सिरप जो खांसी उसी का सिरप हो उसमें भी यूज होता है इथेनॉल, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज इसका दिया हुआ है कि इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, इट इज यूज्ड in medicines like tincture of iodine, like tincture, T-I-N-C, tincture, T-I-N-C-T-U-R-E, ठीक है, tincture of
आयोडीन और कफ सिरप में भी यूज किया जाता है। अब टिंचर का मतलब होता है प्योर फॉर्म, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ आयोडीन, ये सॉल्यूशन फॉर्म। टिंचर का मतलब लिख लो सॉल्युबल प्योर फॉर्म, सॉल्युबल मतलब वो, हाँ, सॉल्युबल प्योर फॉर्म्स, सॉल्युबल प्योर फॉर्म, ठीक। तीसरा जो यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव पेट्रोल, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि अल्कोहल इज यूज्ड इन एडिटिव पेट्रोल सिंस इट इज ए क्लीनर फ्यूल, ठीक। इथेनॉल को जो है हम लोग यूज करते हैं, इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव पेट्रोल फ्यूल, पेट्रोल फ्यूल, एडिटिव पेट्रोल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाकर जो है उसको बेचा जाता है ताकि वो फ्यूल कम धुआं दे और एकदम ना के बराबर धुआं दे। इसको बोलते हैं हम लोग पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। पेट्रोल पंप पे कभी आप जाओगे तो देखोगे लिखा रहता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, मतलब वो पेट्रोल इथेनॉल से मिक्स होता है। तो गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि भैया आप जो है इथेनॉल मिला के ही पेट्रोल को बेचो। इथेनॉल मिला के पेट्रोल को बेचोगे तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल जो होगा क्लीन फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, धुआं ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टीज दिया, इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन, it is used in the preparation of iodoform, chloroform, check. It is used in preparation of chloroform, iodoform, क्लोरोफॉर्म पता है ना, किसी को लगा के रुमाल में करके सुंघा देंगे बेहोश हो गया। तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और एथेनोइक एसिड भी इससे बनता है। और कुछ है, और कुछ बन सकता है भैया, इथेनॉल भी बनता है, और इथेनॉल भी बनता है। ये अभी आपको याद है, अभी कुछ देर पहले ही हम आपको बताए हैं कि किसी भी अल्कोहल में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और इसमें फिर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये बन जाता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इतना सारा प्रॉपर्टीज है इसका। और एक इट इज यूज्ड इन हाइपोटोनिक सिरप, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर हाइपोटोनिक सिरप। हाइपोटोनिक सिरप में भी लिख देते हैं, चलो लिख दो, वो भी लिख लो, एक तो पॉइंट क्यों बचा रहेगा। तो पांचवा पॉइंट लिख लो, इट इज यूज्ड इन हाइपोटोनिक सिरप, SYRUP। हाइपोटोनिक सिरप का मतलब इंड्यूसेस स्लीप, मतलब ऐसे सिरप में मिलाया जाता है जिसको पिलाने के बाद जो है लोग जो है बहुत देर तक सोते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी देखोगे घर पे भी कि मम्मी या पापा या हम लोग खुद भी कभी कभी खांसी बुखार हो तो खांसी उसी होता है तो हम लोग सिरप पी लेते हैं, और सिरप पी के उसके बाद बहुत तेज का नींद आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ये इथेनॉल मिला हुआ है। इथेनॉल मतलब C2H5OH मिला रहता है, जिससे कि हम लोग को नींद आना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए आप, और इसके बाद अभी आगे अब हम लोग देखते हैं। इसको नोट करिए, चलिए जल्दी से नोट करिए। तो चलिए इसको नोट कर लिए। अब इसके बाद अब एक चीज देखते हैं हम लोग, डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल ना, डीनेचर्ड अल्कोहल देखना है। डीनेचर्ड NATURED, डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक, ठंडे में हाथ एकदम टाइट हो गया, लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप द यूज ऑफ, ठीक है, टू स्टॉप द यूज ऑफ इथेनॉल। क्या है? टू स्टॉप द मिसयूज, ठीक, टू स्टॉप द misuses of ethanol, to stop the misuses of ethanol. Methanol is to stop the misuses of ethanol, methanol and copper pyridine. Methanol and copper pyridine like substances are
are added, ठीक, to stop the misuses of the ethanol, methanol and copper pyridine like substances are added, which makes it unfit for drinking, and this is called as denatured alcohol. This is called as denatured alcohol. Denatured alcohol का मतलब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इथेनॉल जो है वो शराब की तरह काम करता है, और लोग क्या करते हैं कि कफ सिरप के नाम पे दुकान से जाकर खरीद लेते हैं उसको, और उसको लेके पी के आराम से एकदम सो जाते हैं। बिहार में इसलिए बहुत सारा कोरोना काल में बैन कर दिया गया था। और कोरेक्स जो कफ सिरप है खांसी और कफ का, उसको बिहार में बैन कर दिया गया, क्योंकि वहां पर करते क्या है लोग, क्योंकि बिहार में शराब बंद है तो वो क्या करते हैं, कोरेक्स सिरप जाकर खरीद लेते हैं, क्योंकि उसमें इथेनॉल होता है और उसको पी के शराब जैसा नशा महसूस करते हैं। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या किया कि इथेनॉल में मिथेनॉल और कॉपर पायरिडाइन लाइक सब्सटेंसेस को मिला दिया, और इससे जो है वो इथेनॉल पीने लायक नहीं रहा। और ये इथेनॉल जो पीने लायक नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल। इसका हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स किसका, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल देखो क्या लिखा, डीनेचर्ड लिखा है, डीनेचर्ड मतलब नेचर के विरुद्ध। डीनेचर्ड का स्पेलिंग भैया क्या होगा, DENATURED, डीनेचर्ड अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट्स। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में सबसे पहला यदि इसका हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे तो पहला हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है इसका, कि इट कॉजेज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कर देता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कर देता है ये पहला। दूसरा चीज क्या दिया है, इट डैमेजेस आवर लीवर। तीसरा देखेंगे तो इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, ये हम लोगों के शरीर का मेंटल मतलब हम लोगों का क्या करता है, दिमागी रूप से हम लोगों को बहुत कमजोर कर देता है, हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के शिकार हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर दे। और कभी कभी इट कैन ऑल्सो कॉजेज डेथ, ठीक है, इट कैन रेगुलर यूज कैन कॉजेज डेथ, ठीक, इसका रेगुलर यूज किसका, रेगुलर यूज जो है, रेगुलर यूजेस कैन कॉजेज डेथ, रेगुलर यूजेस इसका हम लोग को डेथ कॉज कर देता है, मतलब मर जाता है आदमी यदि रेगुलर यूज कर रहा है। तो ये था डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको नोट कर लीजिए आप, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए ये हो गया आप लोग का डीनेचर्ड अल्कोहल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, इथेनॉल का हो गया। अब हम लोग को देखना है एथेनोइक एसिड के बारे में देखना है। तो एथेनोइक एसिड के बारे में यदि देखेंगे तो इसका क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अच्छा ये कौन सा ग्रुप है, यदि ग्रुप पूछ लेगा तो ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी एग्जाम में देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का है ये, ठीक है। इसको हम लोग प्रिजर्विंग ग्रुप भी कहते हैं, प्रिजर्विंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चीज जो है वो सड़ता नहीं है, ठीक है, प्रिजर्विंग ग्रुप है। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो C2H4O, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अभी देखो हम बताएं, इथेनोइक एसिड है ना, तो एक काम करना, तुम इथेन है तो इथेन से एक नीचे आ जाओ, क्या है, मीथेन, तो मिथाइल लिख लो, मिथाइल, CH3COOH लिख लो, ठीक है। कोई भी ऐसे कंपाउंड्स होगा, जैसे कि बुटेनोइक एसिड है, तो तुम एक काम करोगे कि सबसे पहले बुटेन के एक नीचे आ जाओ, प्रोपेन, तो प्रोपाइल का मतलब C3H7COOH, ठीक। बुटेन के एक नीचे क्या आएगा, प्रोपेन मतलब प्रोपाइल का मतलब C3H7COOH, ठीक। COOH लो, लिख के एक नीचे वाले ग्रुप का एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो, ठीक। अच्छा इसी तरह से ये बताओ तो हेक्सेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, हेक्सेनोइक एसिड का लिखेंगे तो हेक्सेन से एक नीचे क्या आएगा, पेंटेन, तो क्या लिखेंगे, पेंटाइल का मतलब C5H11OH, तो पेंटाइल, ठीक है। हेक्सेन से एक नीचे पेंटेन, तो पेंटाइल, C5H11COOH, तो ये हो गया
हेक्सानोइक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का देखिए, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या बात करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इथेनोइक एसिड का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या होगा CH3, ये बन गया स्ट्रक्चर। इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएगा तो क्या होगा CH3 और COOH, CH3 COOH। ठीक, इसको बना लिए हैं आप लोग। और कुछ बच्चे जो है यदि ये चीज नहीं समझ में आ रहा, आप पिछले वीडियो में जाइए, पिछले वीडियोस का मतलब कार्बन कंपाउंड का प्लेलिस्ट खोलिए और सारे वीडियोस को देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, दिमाग में आपके किसी तरह का डाउट हो ही नहीं सकता है। फिर ये हो गया। अब इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे कॉमन नेम हो गया आईपीएससी नेम। इसका आईपीएससी नेमिंग क्या है, तो इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होता था याद है, हम क्या बताए थे, ईथेन होता था, ईथेन। तो ई को हटा देंगे, ई को हटाकर क्या लिखेंगे OIC एसिड जोड़ देते थे, याद है। ई को हटाइए और प्लस क्या करिए OIC एसिड, OIC एसिड को जोड़ लीजिए। ईथेन था, ई हटाएंगे, OIC एसिड को जोड़ देंगे। देखो OIC एसिड को जोड़ देंगे तो ये बन गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 5 to 8% ऑफ एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, 5 to 8% एथेनोइक सॉल्यूशन, 5 to 8% ऑफ एथेनोइक acid solution in water is called as vinegar। इसका मतलब ये बताया है कि यदि 5 से 8% एथेनोइक एसिड है, ठीक, और बाकी इसके साथ वाटर मिला देंगे, बाकी मतलब 5 to 8% मान लो एथेनोइक एसिड दिया है और उसके साथ बाकी जो बच गया मान लो कितना 95 to 92% यदि इसके साथ 95% to 92% वाटर यदि मिला देंगे, इसी सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग विनेगर, जो हम लोग के घर में होता है, जिसको कहते हैं सिरका जो मम्मी लोग रखती हैं घर पे, जिसमें लहसुन अचार डाली रहती है। ठीक है, 5 to 8% यदि एथेनोइक एसिड के साथ 95 to 9, मान लो जैसे ये 5% है तो वाटर कितना होगा 95% होगा। मान लो ये 8% है तो ये वाटर कितना होगा 92%। तो ये वाले जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को कहेंगे सिरका, मतलब विनेगर। तो इसको नोट कर लीजिए ये भी। और उसके आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ इथेनोइक एसिड को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड यदि देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है 290 केल्विन पहला। दूसरा दिया हुआ है कि ये कोल्ड क्लाइमेट्स में जो होता है ना, देखो इसमें जैसे लिखा है कोल्ड क्लाइमेट फ्रीजेस, ठीक, when ethanoic acid freezes in cold countries, कोल्ड कंट्रीज में यदि ये फ्रीज हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जैसे क्या होता है कि कुछ कोल्ड कंट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, मान लो रसिया है, स्विट्जरलैंड है, वहां पर क्या होता है कि जो इथेनॉल है वो कहीं रखोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने के कारण क्या होता है फ्रीज कर जाता है, और फ्रीज करने के बाद उसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तुम चाहो तो इंडिया में भी तुम इथेनोइक एसिड ले आओ और उसको ले जाकर फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा ना तो देखोगे बर्फ टाइप का बन जाता है। तो आर्टिफिशियल जो है स्नोफॉल इसी से होता है, आर्टिफिशियल स्नोफॉल होता है इसी से, ठीक, किससे, बाय एथेनोइक एसिड को फ्रीज करके। एथेनोइक एसिड फ्रीजेस, आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल स्नोफॉल किया जाता है जब एथेनोइक एसिड को फ्रीज कर देते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप फिर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, नोट कर लिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड को पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ढेर सारा रिएक्शन होता है। सबसे पहला तुम समझो एसिडिटी, इसका दिया हुआ पहला केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिटी। एसिडिटी में क्या बताया है, इसको आपको हम बता रहे हैं। चलिए, एसिडिटी में क्या बताया है कि इट इज अ वीकर एसिड देन HCl, ये वीकर एसिड देन HCl, बट स्ट्रॉन्गर एसिडिक प्रॉपर्टी देन अल्कोहल। मतलब ये बताया है कि HCl से इसका एसिडिक प्रॉपर्टी कम होता है, लेकिन अल्कोहल से इसका एसिडिक प्रॉपर्टी, किसका, इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी HCl से कम होता है, लेकिन अल्कोहल से एसिडिक प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड का ज्यादा होता है। ठीक। दूसरा चीज ये दिया है कि यदि आप इथेनोइक एसिड को आप यदि मान लो मेटल से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस Na। आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए। आप यहां जब रिएक्शन कराएंगे ना, तो आप ऐसे करके करना, यहां से यहां तक ले लो, ठीक, और इसके साथ ले लो और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दो। ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये कंपाउंड जो बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह से, चलो जल्दी बताओ तो CH3COO माइनस Na प्लस और प्लस H2 गैस बाहर, ये हो गया आउट, मतलब बाहर, इसके जिंदगी में बाहर हो गया, बाहर, समझ गया। CH2 CH माइनस O, नोट कर लो इसको, आप इसको नोट कर लिया। तो ये इसका एसिडिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ठीक। मतलब इथेनोइक एसिड को यदि किसी मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। तो यहां से जो होगा, यहां तक क्या होगा, अलग हो जाएगा, Na के साथ आ जाएगा। तो ये क्या है, माइनस वाला है, O माइनस, और Na प्लस, मेटल है प्लस, O माइनस नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन बाहर। अब बात हो गया कि इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे सोडियम, हो गया सोडियम, और इसको बोलते हैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या इसको कह सकते हैं हम लोग सोडियम इथेनॉइड। इथेन है तो इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, समझ गया। इसी तरह से यदि मान लो, अच्छा, ये प्रॉपर्टी से आपको क्या शो कर रहा है कि एसिड, नॉन मेटल, ये क्या बना, सॉल्ट, ये क्या बना, सॉल्ट बना, ये क्या है, ये सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। ठीक है। तो ये इस रिएक्शन से, दिस रिएक्शन shows the acidic property of ethanoic acid। क्योंकि किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस होता है, याद है। एसिड बेस सॉल्ट में किसी भी एसिड के साथ तुम मेटल को रिएक्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करने पे सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता था। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का यदि टेस्ट पूछेगा तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस यदि पूछेगा तो इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब भग, इस तरह से तेजी से वो आवाज निकाल कर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मान लो आपको यदि मान लो कोई दूसरा इसका रिएक्शन पूछ ले तो क्या करोगे, चलो इसको यहां ले आओ। इसी में मान लो आपको दे दे इसका रिएक्शन कि आप ये बताओ कि बुटानोइक एसिड है, इसमें आपको दे दिया क्या, सोडियम के साथ रिएक्शन करो, तो बुटानोइक एसिड का कैसे रिएक्शन करोगे, बताओ, चलो जल्दी बताओ। तो बुटेन है, तो बुटेन से एक नीचे आ जाओ, अभी बताएं। प्रोपेन, तो प्रोपाइल लिख लो। प्रोपाइल का मतलब C3H7COOH प्लस Na। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा यहां से यहां तक एक साथ आ जाएगा और ये रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, C3H7COO माइनस Na प्लस और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये माइनस O माइनस Na प्लस, इसको पढ़ेंगे सोडियम, और ये क्या था, बुटेनोइक था ना, तो क्या लिखेंगे,
बुटेनॉइड, सोडियम बुटेनॉइड। ठीक है, इसी तरह से आप हमको हेक्सानोइक एसिड का रिएक्शन बताओ, हेक्सानोइक एसिड का रिएक्शन आप हमको सोडियम से कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, और सब लोग बताओ, सब लोग, देखना नहीं है, सभी लोग बताओ। तो आप समझ गए, तो सोडियम एथेनोइक एसीटेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एसीटेट क्यों बोलते हैं आप समझ लो, क्योंकि एथेनोइक एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड होता है, इसलिए हम लोग इसको एसीटेट भी बोलते हैं। ठीक है, एसीटेट भी बोलते हैं। मेथेनोइक एसिड होगा तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मेट कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मेथेनोइट, सोडियम एथेनोइट, सोडियम बुटेनोइट, सोडियम नहीं बताएंगे, खुद से लिखना, खुद से लिखना। तो हेक्सानोइक एसिड का सोडियम से रिएक्शन करेंगे, ये प्रॉपर्टी जो शो करता है सोडियम से रिएक्ट करने के बाद कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकालता है। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद स्टेरिफिकेशन देखिए, स्टेरिफिकेशन क्या होता है, नोट कर लिए हैं। चलिए, बहुत अच्छा, उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को सब चीज समझ में आ रहा होगा। हमारा यही कोशिश है कि आपका एक एक डाउट क्लियर कर दें हम। चलिए, स्टेरिफिकेशन देखिए क्या है। स्टेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेरिफिकेशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। स्टेरिफिकेशन क्या होता है कि प्रोसेस इन विच अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड reacts to form ester along with water। ठीक है, तो esterification is a process in which a alcohol group is added with the carboxylic acid group to form the ester and water। अब इसमें बात ये रिएक्शन की, रिएक्शन कैसे लिखना है, अब इसमें चलो देखते हैं। इथेनॉल है ना, तो इस पहले इथेनॉल का ही चलो रिएक्शन लिखते हैं, इथेनॉल। अब ईस्टर क्या होता है पहले आप समझ लो, ईस्टर यहां लिख लें। ईस्टर क्या है, तो ईस्टर आर द स्वीट फ्लेवरिंग इसेंस मतलब परफ्यूम। तो ईस्टर जो है वो खाने वाला स्वीट परफ्यूम होता है। स्वीट परफ्यूम को हम लोग कहेंगे ईस्टर, खाने वाला स्वीट परफ्यूम। जैसे कि हम लोग चॉकलेट फ्लेवर वाला कैंडी खाते हैं तो क्या चॉकलेट डाला है, चॉकलेट का फ्लेवर है। हम लोग एप्पल जूस खरीद के लाते हैं बाजार से पैकेट वाला, तो क्या उसमें एप्पल जूस है, नहीं, उसमें लिखा होता है नो कंटेंट्स नो रियल फ्रूट जूस। इसका मतलब उसमें सिर्फ एप्पल जूस का इसेंस है, मतलब एप्पल जूस का परफ्यूम मिला है, जिससे वो हम लोग को एप्पल जैसा लगता है। हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे दीजिए, कोकोआ फ्लेवर दे दीजिए, चॉकलेट फ्लेवर दे दीजिए, ऐसा कोई फ्लेवर नहीं। वो होता क्या है, उसमें सिर्फ परफ्यूम मतलब इसेंस कोकोआ का, चॉकलेट का, स्ट्रॉबेरी, वनीला मिला रहता। ठीक, तो वही चीज है ईस्टर, खाने वाला परफ्यूम, ईटेबल परफ्यूम मतलब ईटेबल एसेंस, खाने वाला परफ्यूम जो है उसी को कहते हैं ईस्टर। इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, नोट कर लिए। अब इसको हम लोग चलिए रिएक्शन को देखते हैं। अब रिएक्शन में अल्कोहल जैसे है तो क्या होगा, C2H5OH हो गया, C2H5OH हो गया, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3COOH। अब इसमें बाकी बात ये हो गया कि रिएक्शन कैसे लिखे सर। रिएक्शन में किसी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इतना को ले लीजिए, इसमें से इतना को ले लीजिए, और इसके साथ ये वाले के साथ इसको लेके अलग कर लीजिए, बस। समझिए हम क्या बोले, इसमें से आप इसको ले लीजिए, इसमें से इसको ले लीजिए, और इसके साथ इसको अलग करके बाहर कर दीजिए। अब रिएक्शन आप लिख दीजिए, बस हो गया। तो पहले लिखिए इसको, क्या लिखें, CH3COO, C2H5 प्लस H2O हो गया, रिएक्शन खत्म। CH2 को अलग, CH3O को अलग, CH3COO, CH2OH प्लस H2O बाहर। अब ये क्या है, ईस्टर, यही है ईस्टर, और प्लस यहाँ वाटर। अब इस ईस्टर का सर नाम क्या होगा, इसका तो आप नाम लिख दिए ना, इसका तो हम लोग नाम लिख लेंगे कि एथेनोइक एसिड। इतना पढ़ा दिए कि पता चल गया कि एथेनोइक एसिड है। ये भी पता चल गया कि ये है कौन सा है, यहाँ देखो CH3 मतलब मिथाइल है ना, तो मिथाइल से एक आगे बढ़ जाओ तो क्या होगा, इथेन, तो एथेनोइक एसिड है। मीथेन के बाद वाला इथेन, तो एथेनोइक एसिड।
अब इसका क्या नाम लिखे सर? तो इसका नाम हम देखो बता रहे हैं, समझो अच्छे से। ये C2 है तो इसको क्या कहेंगे? इथाइल। C2 मतलब C2H5 मतलब इथाइल, इथाइल। और इसको क्या पढ़ेंगे? इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इथाइल एसीटेट। समझ गए? तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इथाइल एसीटेट पढ़ेंगे। ये हो गया इथाइल एसीटेट या इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट, NOAT। ठीक है, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। अब इसी तरह से यदि मान लो तुमको दूसरा कोई रिएक्शन बोल दे तो कैसे कर लोगे? चलो बना के दिखाएं हम आपको। चलो ब्यूटेन का ही दिखाते हैं। चलो हेक्सेन का, हेक्सेन का, ब्यूटेन का खुद से बनाना तुम लोग। चलो लो देखो ब्यूटेन का, देखो हम दिखाते हैं तुमको। मान लो ब्यूटेनोइक एसिड कह दिया, ब्यूटेनोइक, अरे सॉरी, ये गलती यहां पर, ये इथेनोइक एसिड नहीं है, इथेनॉल है, इथेनॉल। इतना ढेर सारा चीज है, कंफ्यूजन हो जा रहा है। ये है ब्यूटेनॉल। अब हम लोग लिखते हैं ब्यूटेनॉल प्लस ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा, ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला C4H9OH। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब एक कम कर लो, ब्यूटेन मतलब 4 होता है तो एक कम कर लो, C3H7COOH। ऐसे ही ना बताएं, इसका रिएक्शन लिख लो। तो रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? यहां से यहां तक एक साथ होगा और ये यहां से यहां एक साथ होगा, और इसके बाद ये H को इस OH के साथ अलग कर देंगे तो क्या बनेगा? C3H7COO C4H9 प्लस H2, ये बन गया। ये क्या आया? ईस्टर। अब सर इसका नाम क्या लिखें? नाम अब कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लो। C4 मतलब बुटाइल, C4 मतलब बुटाइल, ये हो गया बुटाइल। और ये क्या है? अरे ये क्या है? बुटाइल है ना, ये है बुटाइल। अब बाकी बच गया क्या? ये क्या बच गया? जल्दी बताओ। बुटाइल हो गया तो यहां पर इथाइल एसीटेट था तो ये क्या लिखेंगे? बुटाइल, बुटाइल बुटेनोएट, बुटाइल बुटेनोएट। क्लियर? बुटाइल बुटेनोएट, ये हो गया आपका बुटाइल बुटेनोएट। ठीक, बुटाइल बुटेनोएट, AT, बुटाइल बुटेनोएट और प्लस वाटर। तो इस तरह से आप हमको हेक्सेन वाले का रिएक्शन लिख के दिखाओगे। मतलब हेक्सेनॉल प्लस हेक्सानोइक एसिड का रिएक्शन लिख के बताओगे। समझ गए? इसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो समझ गए आप लोग कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है। अब इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में सर ये आ सकता है कि सर यहाँ इथेनॉल, तो कोई जरूरी है कि यहाँ इथेनोइक एसिड ही लेंगे? इथेनॉल के साथ बुटेनोइक एसिड ले लिए तो क्या हो जाएगा? होगा इथेनॉल प्लस बुटेनोइक एसिड, इथेनॉल प्लस डेकनोइक एसिड भी ले लोगे तो बस फर्क क्या है कि यहाँ पर जो ईस्टर बन रहा है, ये जो स्वीट बन रहा था, ये स्वीट नहीं बनेगा, ये बनेगा सॉल्टी टाइप का, सॉल्टी टाइप का बनेगा ईस्टर। वो आपको अगले क्लास 11 और 12 में है। ठीक है, तो इसको अभी आपको ये याद रखना है कि जो ग्रुप अल्कोहल का लोगे तुम, यदि यहाँ हेक्सानॉल ले रहे हो, हेक्सानॉल ले रहे हैं तो हम अल्कोहलिक ग्रुप जो मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हम लोग हेक्सानोइक का ही लेंगे। मतलब यहाँ अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक का सेम ग्रुप लेके चलना है। क्लास 10 में यही सिलेबस में ही है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, उसके आगे देखिए। चलिए इसको नोट कर लिया आप, वेरी गुड। अब आप लोग देखिए सपोनिफिकेशन एक टॉपिक होता है, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन एक्चुअल में है क्या? तो आप ये याद रखिए कि सपोनिफिकेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन प्रोसेस का जस्ट उल्टा वाला जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं सपोनिफिकेशन। इसका मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब इसमें ये बताया है कि हम लोग क्या करेंगे सपोनिफिकेशन में? जस्ट उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब मान लो तुमको दे दे ईस्टर, ईस्टर के साथ एक काम करो कि तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दो, बेस को ले लो। तुम ईस्टर के साथ एक बेस को मिला दो तो यहां पर क्या बनेगा? ईस्टर का मतलब तुम ले लो, मान लो CH3COO C2H5H, ठीक है, C2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम बेस को मिला दो। देखो यही ना बनाता है ईस्टर, CH3COO C2H5। ठीक, अब तुम क्या किए कि CH3COO C2H5 के साथ बेस को मिला दिए NOH को। अच्छा, इसका क्या नाम था? अभी बताए थे इथाइल
एसीटेट। इसका दूसरा नाम अभी हम बताए थे इथाइल एसीटेट का, और क्या नाम होता है इथाइल, ये क्या है इथेनॉइड, इथाइल एथेनॉइड के तुम साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। तो अब देखो ये क्या करेगा, स्टरिफिकेशन जस्ट उल्टा होता है सपोनिफिकेशन, मतलब सपोनिफिकेशन स्टरिफिकेशन का उल्टा होता है। स्टरिफिकेशन में क्या होता था, स्टरिफिकेशन में क्या होता था कि अल्कोहल के साथ हम लोग किसको मिलाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ग्रुप को मिलाते थे, तो बनता था ईस्टर प्लस वाटर। चलो सपोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, देखो सपोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या करेंगे कि ईस्टर के साथ हम लोग किसको मिलाएंगे, ईस्टर के साथ मिला दिया बेस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लो हम लोग बेस मिला दिए, ठीक, NaOH बेस मिला दिए, तब क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ तो, ये क्या बनेगा, अभी तुमको हम बना के दिखा देते हैं। देखो क्या बनेगा, तुम यहां से यहां तक इसको एक साथ ले लो, क्या इसको तुम ऐसे ले लो और ये अलग कर लो, दो पार्ट में ले लो, इसमें भी तुम इसको अलग कर लो और इसमें ऐसे कर लो। रिएक्शन कैसे होता था, AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होता था, AB प्लस CD करते थे तो क्या बनता था, AC प्लस BD, यही ना बनता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AB प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस BD अलग हो गया। इसमें भी वही करो आप, इसमें भी सेम उसी तरह से कर लो। इसमें क्या करेंगे, ये A है, ये B है, ये C है, D है, AC CH3COO माइनस Na प्लस, ठीक, और C2H5OH प्लस C2H5OH हो गया, सेम रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सपोनिफिकेशन कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। सपोनिफिकेशन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो किया है, ठीक है, समझ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो किया। अब यहां पर बात हो गया कि ये कंपाउंड क्या बना, तो क्या कंपाउंड नाम याद है, सोडियम एसीटेट, जिसको कहते थे सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, सोडियम इथेनॉइड, ETHNOAT, सोडियम इथेनॉइड, और प्लस ये क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल का मतलब कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, जिसका नाम होता था इथेनॉल, ठीक है। तो सपोनिफिकेशन में क्या हुआ कि ईस्टर मिलाए, ये क्या था, ईस्टर ही है ना, अरे ये पूरा कंपाउंड क्या है, ये पूरा कंपाउंड तो क्या है, ये पूरा कंपाउंड तो ईस्टर ही है, ईस्टर के साथ बेस मिला दिए तो बन गया, ये क्या बना, सॉल्ट बना, और प्लस क्या बना, अल्कोहल बना, ठीक। इसका मतलब ईस्टर के साथ बेस मिलाएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट और प्लस अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल। तो ये हो गया सपोनिफिकेशन। स्टरिफिकेशन में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाएंगे, ईस्टर प्लस वाटर बनता था, और सपोनिफिकेशन में क्या करेंगे, ईस्टर और सोडियम बेस को मिला देंगे तो सॉल्ट और अल्कोहल बनता है, जैसे अभी हम आपको बना के दिखाएं, ठीक है। सपोनिफिकेशन का यूज कहां किया जाता है, अच्छा, सपोनिफिकेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे अभी हम इसमें बताएं, आप इसी तरह से रिएक्शन को कर लेना। सपोनिफिकेशन का यूजेस कहां है, तो आप देखो सपोनिफिकेशन ना, सपोनिफिकेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ सोप, सपोनिफिकेशन का यूज कहां होता है, तो सपोनिफिकेशन का यूज होता है सोप बनाने के काम में होता है, सपोनिफिकेशन सोप बनाने के काम में आता है। तो ये आप चीज को देख लीजिए और इतना समझ लीजिए। अब उसके आगे देखिए आप, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद आप लोग देखिए इसके बाद आपको देखना है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, क्योंकि हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी का रिएक्शन देखना है। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सॉल्ट में कौन सा, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखना है Na2CO3 के साथ, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन देखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका दूसरा नाम होता है सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन देखना है। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या करेंगे, जैसे कि तुम इथेनोइक एसिड को पहले ले लो, इथेनोइक एसिड हो गया, ये एथेनोइक एसिड हो गया, इसके बाद इसमें तुम मान लो Na2CO3 ले लिए, ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया CO3, ये बन गया सॉल्ट, ठीक, ये हो गया सॉल्ट। तो यहां पर क्या बनेगा, अब यहां इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH प्लस Na2CO3 क्या हुआ, Na2CO3। तो कंपाउंड जो बन के आएगा, देखो कैसे बनेगा, इसमें फिर से देखो कैसे बनेगा, याद है कैसे बनेगा, देखो हम बताते हैं आपको क्या बनेगा। यहां से यहां तक आप ऐसे ले लो और इसको इसके साथ ले लो, क्या बनेगा रिएक्शन में जो कंपाउंड्स बनेगा, क्या बनेगा, CH3COONA, रिएक्शन में बनेगा CH3COO माइनस Na प्लस। अब ये बचा ये और ये दोनों बचा ना, तो इसमें ये जो कंपाउंड बन के आएगा प्लस H2O प्लस CO2 बनता है, H2O प्लस CO2, CO2 गैस जो होगा आउट मतलब बाहर, CO2 गैस जो होगा बाहर हो गया, ठीक है। एसिड ये प्लस ये समझ गए। अच्छा, यही चीज सेम रिएक्शन CH3COOH, तुम मान लो अब इसका रिएक्शन लिख लो NaHCO3 से, ये क्या हो गया, ये तो था क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक। और ये क्या था, ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका जब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, CH3COO ये, और यहां पर फिर उसी तरह से रिएक्शन करेंगे, फिर वही रिएक्शन, फिर वही, तो फिर सेम कंपाउंड बनकर आएगा, सेम कंपाउंड बनेगा, सेम कंपाउंड CH3COO माइनस Na प्लस प्लस H2O अब प्लस CO2 बाहर हो गया। तो ये याद ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के साथ जो होगा सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, इसको आप लोग लिख लेंगे। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है ये, इसको नोट कर लेंगे आप। ये कहीं ना कहीं एसिड है और ये एक तरह से सॉल्ट मतलब बेस का काम कर रहा है, और एसिड बेस रिएक्शन इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखना, सोडियम कार्बोनेट का है चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होता है। और इसका क्या नाम पड़ेगा, सोडियम एसीटेट, इसका क्या नाम होगा, सोडियम एसीटेट, जिसको हम लोग और क्या कहते थे, सोडियम एथेनोएट। याद है, इतना पढ़ने के बाद तो हमको लगता है कि आप लोग सब चीज तुरंत समझ जाओगे, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एसीटेट किसको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, सारी चीजों को। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद बेस, ये रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद सॉल्ट था ना। अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विथ बेस, मतलब एथेनोइक एसिड का हम लोग बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे, विथ बेस, ठीक। तो एथेनोइक एसिड का मतलब CH3COOH प्लस, बेस का मतलब NaOH, ठीक। ये हो गया बेस और ये हो गया एथेनोइक एसिड। यहां लिखना नहीं ना पड़ेगा, बल्कि इतना तो समझ जाइए आप लोग, एथेनोइक एसिड। अब यहां क्या करेंगे बताओ, फट से बताओ, इतने दूर को लेंगे, इसके साथ लेंगे, इसको इसका साथ जोड़ेंगे, यही तो करते थे। CH3COO माइनस Na प्लस और प्लस H2O हो गया, इसको क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट। अभी बताए हैं सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट। इतना के बाद तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, NOAT, एथेनोएट, ठीक है, एथेनोएट, ठीक, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। और इसको क्या बोलते हैं बताने की जरूरत नहीं है, पानी हो गया खत्म। तो इसके बाद एक और छोटा सा चीज बच गया, उसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड, यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड।
यूजेज ऑफ एथेनोइक एसिड में पहला है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्या है, विनेगर। ये अभी बताए थे 5 से 10% वाले को, 5 से 8% वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स। पिकल्स मतलब अचार, जो घर पे मम्मी लोग बनाती हैं और जिसको हम लोग धीरे से चुरा के खा लेते हैं, मम्मी मना करती है, पीटती हैं। तीसरा नंबर, इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक एस्टर, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक ईस्टर। अभी आपको देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग ईस्टर कैसे बनाते थे और सपोनिफिकेशन, ये सारा चीज, ठीक है। तो सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम लोग ईस्टर को बनाते हैं। तो इतना टॉपिक आज आप लोगों का खत्म हो गया और ये वीडियोस बहुत लंबा हो गया, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे बड़ा बैकबोन है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने एथेनोइक एसिड के बारे में और इथेनॉल के सारे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया, और केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखना है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता था कि रिएक्शन को कब कब कैसे लिखे। तो ये सारी चीजों को आप लोग दूर करनी है। सोडियम एसीटेट, सोडियम एथेनॉइड, सोडियम ब्यूटानॉइड, सोडियम पेंटानॉइड, अब आप सारा रिएक्शंस को इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक नंबर 10 का द एंड। टॉपिक नंबर 10 खत्म हुआ। इसके नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग देखने वाले हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में, जो कि वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आप बच्चों देख रहे हो कि 1-1 घंटे से भी ज्यादा वीडियो बन जा रहा है, और अब तक हम लोग 10 टॉपिक बना चुके हैं। तो सोच के देखो कि 1-2 घंटे वाले वीडियोस में वो क्या पढ़ाते होंगे। वो हमको आज तक खुद नहीं समझ में आया कि 1-2 घंटे में कार्बन कंपाउंड को खत्म कैसे किया जा सकता है। जो खत्म कर रहा है वो खत्म नहीं कर रहा है, वो आपको खत्म कर रहा है, और वो पढ़ा नहीं रहा है, आपको पहाड़ा पढ़ा रहा है। तो उस पहाड़ा और उस पढ़ने से बचें, और कोशिश कीजिए कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करिए टू गेट 100 इन योर लाइफ।